चलो आगे बढ़ते हैं। अपना क्रैश कोर्स सीरीज का अगला वीडियो लेक्चर है अल्कली मेटल। एस ब्लॉक में हम अल्कली और अल्कलाइन दो पढ़ेंगे। तो पहले अपन अल्कली मेटल के बारे में बात करेंगे। आपको ये तो याद ही है अल्कली मेटल क्या होते हैं, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। अपन सीजियम तक ही स्टडी करते हैं इसकी, ओके। अब इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं टॉप टू बॉटम, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस वाली। तो बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलता हूं साइज, क्या बोलूं, साइज, जिसको अपन एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं, ठीक है। साइज की अगर बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर की बात करें या आयोनिक नेचर की बात करें या सॉफ्टनेस की बात करें, ये सब के सब टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। टॉप टू बॉटम क्या करते हैं, ये सारे इंक्रीजेस। तो ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखना है ना। साइज हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, ठीक, आयनिक नेचर हो गया और सॉफ्टनेस हो गई। ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं। रीजन आप जानते हो साइज का क्या रीजन होता है, टॉप टू बॉटम ऑर्बिट नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, सीधी सी बात आप जानते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टी का आपको रीजन पता है, बस ये ध्यान रखना कौन कौन सी डिक्रीजेस और कौन कौन सी इंक्रीजेस होती है, ठीक। तो ये मैंने कौन सी लिख दी, इंक्रीजेस वाली। अब टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस वाली भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, कौन कौन डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से, डिक्रीजेस वाली ये है टॉप टू बॉटम। कौन सी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रख। और इसमें एक एक्सेप्शन होता है डेंसिटी में। डेंसिटी में क्या एक्सेप्शन है, लिथियम की सबसे कम, मतलब टॉप टू बॉटम एक्चुअल में डेंसिटी बढ़ती है ना, लेकिन यहां क्या होता है, लिथियम के बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम लेस डेंस होता है सोडियम से, ध्यान रखना। बाकी फिर आप इंक्रीज कर ही रहे हो। तो ये इसमें एक एक्सेप्शन है डेंसिटी का, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 है, पहले नंबर पे, रिएक्शन विद O2। एल्कली मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपके पास अल्कली मेटल M है तो ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना सकता है। और ऑक्साइड कौन बनाता है, यहां पर मेटल M होता है लिथियम। तो लिथियम क्या बनाता है, ऑक्साइड। लेकिन लिटिल परऑक्साइड भी बनता है ना, सम पर ऑक्साइड ऑल्सो। तो Li2O2 भी बनता है। Li2O यहां आएगा और Li2O2 भी कुछ अमाउंट में बनता है, लेस होता है बहुत। मेजरली जो बनता है वो ऑक्साइड बनता है। अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं, मेटल की ऑक्सीजन के साथ, तो पर ऑक्साइड बनता है। तो पर ऑक्साइड M2O2, और यहां मेटल M क्या होता है, Na, और पर ऑक्साइड के साथ सम सुपर ऑक्साइड ऑल्सो। सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, सोडियम, NaO2, ये होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड आयन मैंने आपको बताया था O2 नेगेटिव होता है केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। अगर मैं तीसरी रिएक्शन की बात करूं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो अब सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनेगा। और यहां मेटल कौन कौन से होंगे, बाकी जो बचे, लिथियम पर ऑक्साइड नहीं बना रहा है, लिथियम ऑक्साइड बना रहा है। सोडियम सुपर ऑक्साइड कम बना रहा है, सोडियम मेनली क्या बना रहा है, पर ऑक्साइड, और ये सुपर ऑक्साइड बना रहा है। कौन कौन से, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। तो यहां पर जो मेटल हैं वो सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। एक्चुअल में परऑक्साइड, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनने का रीजन ये है कि लार्ज कैटाइन स्टेबलाइजेस लार्ज एनाइन, ठीक है। तो उस वजह से ऐसा हो रहा है। टॉप टू बॉटम कैटाइन का साइज बढ़ रहा है और सुपर ऑक्साइड जो है वो बड़ा होता है परऑक्साइड से, परऑक्साइड बड़ा होता है ऑक्साइड से, ऐसा होता है। अब इनकी परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं स्टेबिलिटी की, किसकी, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर परऑक्साइड की, और फिर होता है सुपर ऑक्साइड, M2O, M2O2 और MO2, ठीक। तो ये स्टेबिलिटी की बात कर ली। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर बात करूं
तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में ऑर्डर उल्टा होता है, ऑक्साइड का कम, फिर परऑक्साइड, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका होता है? सुपर ऑक्साइड का। ठीक, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होती है। अगर मैं आपके सामने हाइड्रोलिसिस की बात करूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स, अगर इसके हाइड्रोलिसिस की बात करें तो जो परऑक्साइड होते हैं, जैसे मेरे पास है M2O2, इसको पानी में डालोगे तो ये बनाता है H2O2, या हम यहां पर डाइल्यूट, या तो पानी ले लो या डाइल्यूट एसिडिक मीडियम भी ले सकते हो, तो ये बनाता है H2O2। ठीक है, बाकी मेटल का हाइड्रोक्साइड तो बनना ही है, लेकिन साथ में क्या बनता है? H2O2। और अगर मैं सुपर ऑक्साइड ले लूं MO2, इसकी अगर पानी से रिएक्शन कराऊं या डाइल्यूट एसिड डाल दूं, डाइल्यूट एसिड डाल दूं, तो MOH तो बनता ही है, H2O2 भी बनता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी बनता है, O2, ये ध्यान रखना। तो परऑक्साइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो H2O2 के साथ हाइड्रोक्साइड बन रहा है, सुपर ऑक्साइड में इनके अलावा एक एडिशनल और आएगा, क्या आएगा? O2, ये होता है। समझ गए बात को? तो ये नोट करो, फिर इसके ऑक्साइड की भी हम बेसिसिटी और सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, पहले आप इतना लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे बेसिसिटी एंड सॉल्युबिलिटी। जैसे ये ऑक्साइड लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है, अल्कली मेटल के सारे ऑक्साइड मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखना आप, अगर मैं इसकी बेसिसिटी के बारे में बात करूं तो बेसिसिटी एंड सॉल्युबिलिटी ये टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। बेसिसिटी का रीजन ये है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए बेसिसिटी बढ़ती है, और सॉल्युबिलिटी का रीजन ये है कि आयनिक नेचर बढ़ रहा है, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने की वजह से बेसिसिटी बढ़ रही है, और आयनिक नेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये ऑर्डर होता है इसका। अल्कली मेटल में अगर मैं आपसे बात करूं आयनिक रेडियस, अगर मैं कैटाइंस बनाऊं इनके, तो आयनिक रेडियाई की अगर बात करूं तो आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होता है? Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस। बताओ कैसा ऑर्डर होता है? आप जानते हो टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। तो आयनिक रेडियस की बात करूं, जो कि गैस फेज में हम कंसीडर करते हैं, पानी नहीं डाला तब की बात है, तो ये ऑर्डर होता है किसका? आयनिक रेडियस का। अगर मैं आपके सामने बात करूं हाइड्रेटेड रेडियस की, हाइड्रेटेड रेडियाई की, तो हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर क्या हो जाता है? उल्टा। अगर मैं यहां लिखूं Li प्लस, तो एक्वस आ गया अब आपके पास, ठीक है, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस और Cs प्लस एक्वस। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गए? अब आपने क्या करा? पानी में डाल दिया, तो जो आयन छोटा था गैस फेज में, वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा घेरेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगी, हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो ये हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर लिखा है। आप इसको हाइड्रेशन भी मान सकते हो और हाइड्रेशन एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होता है, ये ध्यान रखना। तो ये 2 पॉइंट और हैं यहां पर। ठीक है, आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो बेसिसिटी को। टॉप टू बॉटम आ रहे हो, साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। OH जो O नेगेटिव है, कौन सा? O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव स्मॉल एनाइन में आता है और CS पॉजिटिव लार्ज कैटायन होता है, तो दूरियां ज्यादा हैं, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, मतलब बेसिसिटी हो जाएगी अगर आप पानी में डालते हो इसको तो। और सॉल्युबिलिटी भी आप इसी से कंपेयर करा सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला था हमारा, देखो पहली रिएक्शन तो थी अपनी ऑक्सीजन के साथ, दूसरी रिएक्शन पे चलते हैं, रिएक्शन विद वाटर। एल्कली मेटल की जब वाटर से रिएक्शन होती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। क्या बनता है? मेटल प्लस वाटर। आप क्या करो, मेटल को एक OH दे दो और कौन सी गैस रिलीज कर दो यहां से? H2, और प्लस इसमें एनर्जी भी निकलती है जिसका डेल्टा H नेगेटिव आप लिख सकते हो ना, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H नेगेटिव। अब ये जो यहां पर हाइड्रोक्साइड बने, इसमें भी प्रॉपर्टीज कंपेयर करानी होती है, जैसे LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH। चलो आ जाओ, बहुत आसान है। जैसे आपका ये था सेम टू सेम ये होगा। बेसिसिटी एंड सॉल्युबिलिटी की बात करूं, किसकी? बेसिसिटी एंड सॉल्युबिलिटी
तो सेम यही यहां पर होगा और रीजन भी सेम है, टॉप टू बॉटम क्या इंक्रीजेस। बेसिसिटी क्यों बढ़ रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, और सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आयनिक नेचर बढ़ रहा है। ठीक है, सीधी सी कहानी है। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन हो गई हाइड्रोक्साइड की। अगली रिएक्शन है थर्ड नंबर पे, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विद N2। N2 के साथ सिर्फ एक ही अल्कली मेटल है जो रिएक्ट करता है, जिसका नाम है लिथियम। लिथियम N2 के साथ रिएक्ट करके देता है Li3N, जिसको बोलते हैं लिथियम नाइट्राइड, IDE नाइट्राइड। और नाइट्राइड की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें पानी डालो तो ये बनाता है हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस रिलीज करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, H+OH- और नाइट्राइड पे 3 नेगेटिव और Li पे पॉजिटिव, ऐसा। तो Li+ क्या करेगा, OH ले लेगा यहां से, और N3- क्या करेगा, H ले लेगा, अमोनिया आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई अपनी, आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी हाइड्रोजन के साथ। एल्कली मेटल जो M है मेरे पास, उसकी रिएक्शन H2 से होती है तो मेटल हाइड्राइड बनते हैं। क्या बनते हैं, मेटल हाइड्राइड बनते हैं। अब जो मेटल हाइड्राइड है यहां पर, इसमें एक क्वेश्चन बनता है स्टेबिलिटी का। तो LiH, NaH, KH, RBH और CSH, इसमें स्टेबिलिटी बतानी है। तो स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होती है, ड्यू टू साइज डिफरेंस। सीजियम बहुत बड़ा होता है, हाइड्रोजन छोटा होता है। स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन को स्टेबलाइज करता है, और लार्ज कैटायन लार्ज एनायन को स्टेबलाइज करता है। तो LiH स्टेबल होता है और CSH बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। ठीक है, एक बात और है कि जो LiH है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। कोवेलेंट कैरेक्टर आप जानते हो, फजांस रूल से कंपेयर करवाते हो। तो ये था मेटल हाइड्राइड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया, रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया के साथ अल्कली मेटल की रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मेटल प्लस X+Y अमोनिया। मतलब मैंने अमोनिया को X और Y में ब्रेक कर लिया, X+Y अमोनिया। तो होता क्या है, ये बनता है मेटल NH3X पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन NH3 4, ऐसा। तो एक्चुअल में होता क्या है, कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल इस मेटल के पास जाते हैं और कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को घेर लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, ये Y है 4 नहीं है ना, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब इस सॉल्यूशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मैं इस सॉल्यूशन के बारे में बोलूं तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक, कंडक्टिंग होता है ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो पैरामैग्नेटिक है, कंडक्टिंग है, ब्लू कलर का है। लेकिन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, मतलब जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, तो नेचर चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिक से। अब ये बन जाता है क्या, डायामैग्नेटिक। ये डाइल्यूट में मानो और ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। और जो ब्लू कलर है वो हो जाता है ब्रॉन्ज। ठीक है, पैरा से डायामैग्नेटिक नेचर हो जाता है और ब्लू से ब्रॉन्ज कलर हो जाता है। एक प्रॉपर्टी और है इसमें कि ऑन स्टैंडिंग मतलब अगर सॉल्यूशन रखा हुआ है तो H2 गैस रिलीज होने लगती है। उसको हम ऐसे दिखाते हैं, अमोनिएटेड सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन और अमोनिया है अपने पास लिक्विड फॉर्म में, तो ये बनाता है MnH2 मेटल अमाइड प्लस H2 गैस निकल जाती है। इस तरीके से हम रिएक्शन को दिखाते हैं। तो क्या बनता है इसमें, अमाइड बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। तो ये बात हो गई इसकी, किसकी, एक्वस अमोनिया के सॉल्यूशन की। बहुत ध्यान से पॉइंट लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट याद करके जाना। पैरामैग्नेटिक नेचर है, कंडक्टिंग होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो पैरा से डायामैग्नेटिक ड्यू टू कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ब्लू से ब्रॉन्ज कलर इसका हो जाता है। और ऑन स्टैंडिंग ये अमाइड बनाता है और H2 गैस रिलीज करता है।
मान लो अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हम एक्वस नहीं ड्राई लेंगे, एक्वस नहीं चाहिए, ड्राई चाहिए, तो अगर ड्राई अमोनिया लेते हो तो लिथियम बनाता है इमाइड और बाकी सारे मेटल बनाते हैं अमाइड। ठीक है, एक काम करता हूं मैं यहां लिख देता हूं साइड में रिएक्शन। अगर मैंने ड्राई लिया तो मेटल प्लस, या एक काम करो आप इसको नोट कर लो, मैं अगली रिएक्शन बना के यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो एक्वस अमोनिया और ड्राई अमोनिया दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, नोट करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया। मैंने आपको एक्वस अमोनिया के साथ बताई। ड्राई अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया की रिएक्शन जब होती है लिथियम के साथ अलग टाइप की होती है और बाकी सारे मेटल के साथ अलग टाइप की, एनामलस बिहेवियर दिखाता है लिथियम। ठीक है, तो होता क्या है, लिथियम के केस में तो बनता है Li2NH प्लस H2, इसको बोलते हैं लिथियम इमाइड, IMIDE। NH के ऊपर अगर 2 नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं इमाइड, और NH2 के ऊपर सिंगल नेगेटिव तो अमाइड। बाकी सारे मेटल बनाते हैं अमाइड, MnH2 प्लस H2, मतलब ये क्या हो गया, मेटल अमाइड। और यहां मेटल बाकी सारे चलेंगे, लिथियम यहां चलेगा, बाकी सारे सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम वो यहां आएंगे। अमाइड आयन क्या होता है, NH2 के ऊपर सिंगल नेगेटिव, ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए बात। तो ड्राई अमोनिया में ये बनाना है और एक्वस अमोनिया में क्या बनाना है आपको, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, और कभी भी क्वेश्चन में रीजन ये पूछे कि ब्लू कलर इज ड्यू टू, रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लिख देना ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ऑप्शन में दिखेगा तो सीधा चमकता हुआ दिखेगा, आंसर लगा देना, ड्यू टू अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में दिखेगा वही लगाना है आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पे, सल्फेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सल्फेट्स में हमें दो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सल्फेट्स क्या क्या किस टाइप के होते हैं, एल्कली मेटल के M2SO4 दिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होगा, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4 और CS2SO4। अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, किसकी, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीटिंग पर कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल है। तो सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक कैरेक्टर। आयनिक नेचर बढ़ने की वजह से ऐसा होता है, जिसको हम कमे, भाई अगर आपको एग्जैक्ट रीजन बताना है तो सबसे बढ़िया रीजन होता है लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी डोमिनेट करती है किस पर, हाइड्रेशन पर, तो कंपाउंड इनसॉल्युबिलिटी की तरफ जाता है, और हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है लैटिस पर, तो कंपाउंड सॉल्युबिलिटी की तरफ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इन सब में बात करूं तो टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और Li2SO4 तो इनसॉल्युबल होता है, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करती है हाइड्रेशन पर। ठीक है, तो Li2SO4 के बारे में अगर मैं लिखूं तो Li2SO4 क्या है, Li2SO4 इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ठीक, अब चलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, यही तो सॉल्युबिलिटी हो या थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, थर्मल स्टेबिलिटी को ऐसे बोलते हैं कि लार्ज कैटायन लार्ज एनायन को स्टेबलाइज करेगा, मतलब बहुत अच्छे से बंधा रहेगा। बंधा रहेगा मतलब आसानी से नहीं तोड़ पाओगे, मैंने कॉन्सेप्ट भी केमिकल बॉन्डिंग में बताया था। अमीर अमीर, अगर अमीर अमीर है तो बॉन्डिंग अच्छी है, भाई SO4 क्या है, लार्ज एनायन है, CS क्या है, लार्ज कैटायन है, तो बॉन्डिंग अच्छी होगी। अमीर अमीर है, बॉन्डिंग अच्छी, आसानी से नहीं तोड़ पाओगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और थर्मल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है इस वाले की, टॉप टू बॉटम जो इंक्रीज हो रही है, कि इन सब में हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन Li2SO4 भाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो ना थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब इसकी सबसे कम है, ये हीटिंग पर हमें देता है Li2O प्लस SO3, और बाकी सारे थर्मली स्टेबल होते हैं, मतलब बाकी कोई भी हीट नहीं होता। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं M2SO4, आप हीट कराओ तो नहीं होगा, और यहां मेटल M कौन कौन से, इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी किसकी, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी की। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी हमारी नाइट्रेट की। अभी मैंने जो आपको सल्फेट में समझाया ना, सारे के सारे फैक्टर वही हैं, नाइट्रेट में भी लगते हैं और कार्बोनेट में भी लगते हैं। ठीक है, सेम वही फैक्टर हैं सारे।
जैसे नाइट्रेट हमारे क्या होंगे, अल्कली मेटल के ये होंगे, सॉल्बिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्बिलिटी बढ़ने का रीजन है आयनिक नेचर बढ़ेगा, या और अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो लेटेस्ट एनर्जी और हाइटेस्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया पहले भी। थर्मल स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है, स्मॉल कैटाइन स्मॉल एनाइन को स्टेबलाइज करता है और लार्ज कैटाइन लार्ज एनाइन को स्टेबलाइज करता है। तो सीजियम बड़ा, NO3 बड़ा, स्टेबिलिटी अमीर अमीर, बॉन्डिंग अच्छी होगी तो आसानी से नहीं दौड़ पाओगे, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसमें पॉइंट लिख लेते हैं। सॉल्बिलिटी से रिलेटेड ये लिखेंगे कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। और हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड ये लिखेंगे कि जो लिथियम का नाइट्रेट होता है वो जब हीट होता है तो Li2O बनाता है, NO2 बनाता है और O2 बनाता है। ये होती है कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस और ये कलर्ड ब्राउन कलर की होती है NO2, ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस। दोनों ही पैरामैग्नेटिक, ये कलरलेस और ये कलर्ड ब्राउन कलर होता है इसका। यहां एक अच्छी बात यह है कि सभी नाइट्रेट हीट होते हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए नाइट्रेट हैं वो कुछ इस टाइप से हीट होते हैं कि नाइट्राइट बनता है और O2, यहां NO2 नहीं निकलती। और यहां मेटल M क्या क्या होंगे, यहां मेटल M इसके अलावा NaKRbCs। ठीक है, इस तरीके से। अब बाकी जो प्रॉपर्टी की बारे में बात कर रहे हैं हम, सॉल्युबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी, वही कार्बोनेट के लिए सेम रहेंगी। मैंने किया क्या, मैंने सल्फेट हटा के यहां क्या कर दिया, कार्बोनेट, सभी जगह कार्बोनेट कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम है। जैसे वहां Li2SO4 इनसॉल्युबल था, यहां Li2CO3 इनसॉल्युबल है। वहां हमने हीट कराया था तो Li2O प्लस SO3 निकाला था, यहां CO2 निकाल देना। वहां बाकी सारे सल्फेट हीट नहीं होते थे, यहां भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट की प्रॉपर्टी सेम होती है सल्फेट जैसी, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट्स पे चलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बाइकार्बोनेट बनेंगे हमारे, फटाफट से बता दो। LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 और CSHCO3। अगर मैं सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो वही सेम ऑर्डर है, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। रीजन आपको बताई दिया मैंने, वही रीजन है जो मैंने पहले बता चुका हूं, नाइट्रेट में, कार्बोनेट में, सल्फेट में। ठीक है, अब यहां पर एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो LiHCO3 है डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड, ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी जितने भी हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑल आर एग्जिस्ट एज सॉलिड। कौन कौन से, MHCO3 सभी सॉलिड के फॉर्म में मिलेंगे। जैसे M क्या है यहां पर, Na हो सकता है, K, Rb और CS। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। LiHCO3 जो है वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्बिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर पे अपना है हैलाइड्स। अगर मैं हैलाइड्स के बारे में बात करूं तो कैसे हैलाइड बनेंगे, MX टाइप के हैलाइड बनेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो हैलाइड बनेंगे उसमें जो हमें कंपैरिजन कराना है वो है MPBP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्लोराइड का ज़्यादा होता है, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का और फिर आयोडाइड का। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये MP और BP का इसका ऑर्डर है। अगर मैं इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूं, किसकी, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर आप जानते ही हो बहुत अच्छे से, फजांस रूल लगेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल से बताता हूं, LiF, LiCl, LiBr और LiI। बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा, स्मॉल कैटाइन बिगर एनायन एंड हाई चार्ज फॉर्म्स बेटर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर चार्ज सेम है, कैटाइन सेम है, एनायन का साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अब यहां पर एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जितने भी हैलाइड्स में क्लोराइड हैं तो सिर्फ लिथियम का ही है जो हाइड्रेट बनाता है, और लिथियम का जो क्लोराइड है वो ये हाइड्रेट बनाता है, ध्यान रखना। रेस्ट ऑल क्लोराइड्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, बाकी कोई क्लोराइड हाइड्रेट नहीं बनाता, सिर्फ लिथियम का ही बनाता है। अगर मैं इसमें आपसे सॉल्युबिलिटी पूछूं, किसमें, अगर मैं आपसे बोलूं सॉल्युबिलिटी बेरिलियम फ्लोराइड से लेकर बेरिलियम आयोडाइड तक, इसमें क्या क्या आ गया, यहां पर बेरिलियम का क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया, आयोडाइड आ गया।
तो आप बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है, सही बात है। और कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली होता है सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी। इसी तरीके से अगर मैं सिल्वर में बात करूं, किसमें, सिल्वर में, AgF से लेकर AgI तक, तो बताओ जरा कोवेलेंट कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना AgF क्या होता है, सॉल्युबल होता है, AgCl, AgBr और AgI क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। कलर याद करना हो तो AgCl का व्हाइट, AgBr का पेल येलो और AgI का डार्क येलो, ये कलर होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना आप पॉइंट्स कुछ इसके नोट कर लो ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करेंगे Na के, ठीक है, सोडियम के। तो सोडियम कार्बोनेट जिसमें से एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं सोलवे अमोनिया प्रोसेस से। सोलवे अमोनिया प्रोसेस होती है जिससे हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या प्रोसेस होती है, अमोनिया की रिएक्शन होती है CO2 वाटर के साथ। अमोनिया की रिएक्शन किससे होती है, CO2 वाटर के साथ। तो यहां क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो, ठीक है, 2 अमोनिया कर देना है, अमोनियम कार्बोनेट बना। अब इसको क्या करते हैं हम, एक्सेस CO2 वाटर में पास करते हैं, तो ये बनाता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaCl के साथ, तो ये बनाता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। आप क्या करो, यहां कैटायन और एनायन को एक्सचेंज कर दो ना, बस याद हो जाएगी, NH4 का Cl और Na का HCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। अब ये होता है PPT, और PPT होता है तो इसको फिर हीट कराते हैं, और बाइकार्बोनेट की हीटिंग से बनता है कार्बोनेट प्लस CO2 वाटर, और जो CO2 वाटर यहां प्रोड्यूस हुआ वो वापस आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको अमोनिया और बढ़ाना है, और अमाउंट में चाहिए, तो NH4Cl की रिएक्शन करा देते हैं हम लाइम वाटर के साथ, तो ये बना देता है अमोनिया प्लस CaCl2 प्लस वाटर। तो आप अमोनिया को दोबारा से रीयूज कर सकते हो यहाँ, ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, सॉल्वे अमोनिया process is not used for preparation of K2CO3। जैसे हमने Na2CO3 किया वैसे K2CO3 बना लो, लेकिन नहीं करते हैं, ड्यू टू मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ KHCO3। देखो क्या बनता है, NaHCO3 बनता है, तो ये तो PPT था, तो इसको अपन सेपरेट करके हीट करा सकते हैं। अब ये तो सॉल्युबल होता है ना, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो KHCO3 जब सॉल्युबल हो जाएगा तो PPT बन ही नहीं पाएगा, तो उसके बाद कैसे बना पाओगे आप K2CO3, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस हम K2CO3 के लिए नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं, NaHCO3 बनता है तो Na2CO3 उससे हम बना सकते हैं, क्योंकि ये PPT होता है, ये PPT नहीं होता, सॉल्युबल होता है ये, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो नंबर 1 इज हाइड्रेटेड फॉर्म इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इससे आप ग्लोबल सॉल्ट से कंफ्यूज मत होना। अगर मैं आपके सामने लिखूं Na2SO4.10H2O, तो ये होता है ग्लोबल सॉल्ट। तो ये कुछ इनऑर्गेनिक नेम है जो आपको याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आ सकते हैं एग्जाम में। Na2CO3.10H2O ये वॉशिंग सोडा होता है, याद करो ये कहां यूज किया था हमने, वाटर का जो हार्डनेस था ना, वहां परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं ये, है ना। और Na2SO4.10H2 इसका नाम ग्लोबल सॉल्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट। जब हम वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हीटिंग है, ध्यान से देखना। Na2CO3.10H2O इसको जब आप हीट करते हो 373 केल्विन पर,
तो इसमें 1 वाटर बचता है, 9 निकल जाते हैं, +9 वाटर। और जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 373 केल्विन होता है तो एक जो बचा हुआ वाटर है वो भी निकल जाता है, तो एनहाइड्रस फॉर्म में मिलता है आपको ये, है ना। ठीक, तो ये इसकी हीटिंग इफेक्ट है। तो बहुत ध्यान से प्रॉपर्टी लिखना, ये याद करनी सब आपको, है ना। लिख लिख के याद करोगे आप जितनी भी रिएक्शन में मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंपाउंड है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है, कास्टनर केल्नर सेल से बनाया जाता है NaOH। कैसे, अपने पास होता है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। और हम क्या करते हैं, मरकरी का लेते हैं कैथोड और कार्बन का लेते हैं एनोड। तो जो एनोड है वो रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन जो कैथोड है वो रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। Hg का क्या लेते हैं अपन, कैथोड। अच्छा, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस NaCl, ठीक। और कार्बन का क्या लेते हैं यहां पर, एनोड। तो होता क्या है, अगर मेरे पास एक्वस है, सीधी सी बात है, NaCl को अगर आप तोड़ोगे तो Na+ होगा, Cl- हो गया, और वाटर को तोड़ोगे, एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो H+ होगा और OH- होगा। अब बताओ जरा, Na+ और H+ में से कौन माइग्रेट करेगा। अगर मैं दोनों ही इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेता तो ऑब्वियसली H माइग्रेट करता, लेकिन अगर मरकरी लिया है तो अब यहां पर Na+ माइग्रेट करेगा। याद करो, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस वाले वीडियो मैंने बताया था। और Cl- और OH- में से कौन माइग्रेट करता है, याद करो, Cl- माइग्रेट करता है। तो होता क्या है, यहां पर कैटाइन माइग्रेट करेगा कैथोड पे, ध्यान से देखना। तो एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी, एट कैथोड कैटाइन माइग्रेट करेगा तो Na+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है, Na, और कैथोड किसकी बनी है, मरकरी की, तो ये एक्चुअल में अमलगम बना लेता है, NaHg। समझ रहे हो बात को, ऐसा। और एनायन कौन है, Cl- माइग्रेट करता है, तो एट एनोड क्या होता है, एट एनोड Cl- क्या करता है, क्लोरीन गैस रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन देता है, इस तरीके से, ठीक। अब ये जो यहां Na मरकरी जो बना यहां पे, इसमें पानी डाल देते हैं अमलगम में, तो NaOH बन जाता है और H2 गैस निकलती है और मरकरी मिल जाता है, ऐसा होता है ये। तो कास्टनर केल्नर सेल से हम NaOH का प्रिपरेशन करते हैं। कैसे, फिर से समझ लो, ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस NaCl का होता है, मरकरी का कैथोड और कार्बन का एनोड होता है। ये नॉन रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव होता है। तो सोडियम एक्चुअल में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी तो ये कहती है ना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको माइग्रेट करना चाहिए, तो H को करना चाहिए था, जबकि हम किसको करा रहे हैं, Na को। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि मरकरी का कैथोड लिया, अमलगम बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 क्या है, NaOH के बारे में लिख रहा हूं, है ना, व्हाइट सॉलिड होता है ये। सेकंड पॉइंट, मेल्ट्स एट 591 केल्विन, और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है ये, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, कुछ इसके पॉइंट्स हैं, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको आप बेकिंग सोडा के नाम से जानते हो, ठीक है। याद करो, आप केक और पेस्ट्री में यूज करते हो, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो हीटिंग पर क्या करता है, बबल्स ऑफ CO2 देता है, जिससे जो केक और पेस्ट्री में होल होते हैं, जिससे वो लाइट और फ्लफी हो जाती है। ये आपको पता ही है पहले से। इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, ये मिलकर आपको देते हैं क्या, NaHCO3, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो NaHCO3 का अगर मैं हीटिंग कराऊं, NaHCO3 का अगर मैं हीटिंग कराऊं तो ये बना देता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसकी हीटिंग हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, स्किन इन्फेक्शन में यूज करते हैं। और तीसरा, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना। इसके अलावा एक कंपाउंड और होता है NaCl, 4th नंबर पे NaCl, जो अपने पास क्रूड सॉल्ट होता है। NaCl तो आप जानते हो, कॉमन सॉल्ट नाम है इसका। बनाते कैसे हैं,
जो अपने पास क्रूड सॉल्ट होता है जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज वगैरह होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो पहले क्या करते हैं हम इसमें कुछ वाटर मिलाते हैं और इसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर कर लेते हैं तो अपने पास क्या होता है, फिल्ट्रेट जो अपने पास कंपाउंड बना उसमें फिर अपन HCl डाल के उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अपन को बस सिर्फ ये ध्यान रखना है NaCl को कैसे बनाया जाता है। जो क्रूड सॉल्ट है, क्रूड सॉल्ट जो होता है उसको हम वाटर में डाल के फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करने के बाद उसमें HCl डाल देते हैं और HCl से फिर आपको क्या मिल जाता है, NaCl। ठीक, ये ध्यान रखना आप। अब इसमें एक टॉपिक और रह गया है जिसको हम बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो हेडिंग लिखेंगे फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के बारे में बात करें तो सीधी सी बात है, फ्लेम टेस्ट मतलब हीटिंग पर जो एलिमेंट्स हैं वो कलर दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जिन एलिमेंट की आयनियस एनर्जी कम होती है वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको कलर दिखते हैं। तो आपको कलर याद रखने इनके, ठीक है। और सभी फ्लेम टेस्ट दिखाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ये ध्यान रखना, सभी अल्कली मेटल फ्लेम टेस्ट दिखाते हैं। ठीक, आयनियस एनर्जी आपको पता है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, ये आप जानते ही हो। अगर मैं कलर के बारे में बात करूं तो इसका कलर होता है क्रिम्सन रेड, इसका कलर होता है येलो, इसका वायलेट, इसका रेड वायलेट, और इसका होता है ब्लू। ठीक है, याद रखने के लिए आप इस तरीके से जिंगल लेख है उसको याद रख सकते हो। क्रिम्सन रेड मतलब ऐसे लिख लो, CRY, क्राय। ठीक है, वायलेट को VI लिख दिया और रेड वायलेट को RE लिख दिया, तो क्राय वीरे, और ब्लू को ऐसे याद रखो बबलू। ठीक है, तो क्राय वीरे बबलू, इस तरीके से याद कर लेना फ्लेम टेस्ट। ठीक है, नोट करो, फिर मैं आपको एल्कली मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एल्कली मेटल के। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, LiF और CSF जो है वेरी लॉस सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो इसके दो अलग अलग रीजन है। LiF इनसॉल्युबल या वेरी लॉस सॉल्युबल क्यों है और CSI क्यों है। अगर मैं बात करूं LiF के बारे में तो यहां पर क्या होता है, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, इस वजह से ऐसा होता है। हाई लैटिस एनर्जी होती है LiF की, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब CSI क्यों इनसॉल्युबल या क्यों वेरी लेस सॉल्युबल है, ड्यू टू लेस हाइड्रेशन। देखो आपको ये तो पता है ना कि टॉप टू बॉटम आते हो तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, और साइज बढ़ने से क्या होता है, हाइड्रेशन कम होता जाता है, ये तो आप जानते ही हो। तो इसका रीजन क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, मतलब हाइड्रेशन कम होता है। जबकि इसका रीजन क्या है कि LiF बहुत स्ट्रांगली बंधे होते हैं एक दूसरे से, है ना, लेटिस एनर्जी ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइन प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट्स पता करने हैं। Na प्लस वाटर क्या करता है, मेटल प्लस वाटर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज होती है, और इसमें मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हीट निकलती है इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने देखा होगा सोडियम के टुकड़े को पानी में डालते हो ब्लास्ट हो जाता है। अगर मान लो इस रिएक्शन को आपको कंट्रोल वे में कराना है तो हम यहां पर सोडियम अमलगम यूज कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना। Na प्लस O2, देखो ऑक्सीजन के साथ Na क्या बनाता है, मेजरली परऑक्साइड बनाता है, लेकिन लिटिल सुपर ऑक्साइड भी इसमें बनता है, ध्यान रखना। Na2O2 वाटर, परऑक्साइड को वाटर में डालते हो तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बनता है और H2O2 बनता है। अगर सुपर ऑक्साइड होता तो हम O2 और बना देते यहां पे। ठीक है, ये रिएक्शन आप जानते हो। आगे बढ़ते हैं, NaCl से Na प्रिपेयर करना है, कैसे करोगे, आप मोल्टन NaCl ले लो, मोल्टन NaCl ले लो। ठीक है, एक प्रोसेस होती है डाउन सेल जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में जो सेल यूज करते हैं उसको डाउन सेल बोलते हैं, ध्यान रखना, डाउन सेल। तो इससे आप कर सकते हो मोल्टन NaCl से। इसमें क्या होता है, जो कैटायन है Na प्लस वो कैथोड पर जाता है और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है, Na, और जो एनायन है Cl माइनस वो क्या करता है, Cl2 गैस रिलीज करके इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो ये कहां की रिएक्शन हो गई, एट कैथोड, और ये कहां की रिएक्शन हो गई, एनायन है मतलब एट एनोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आयनिक मोबिलिटी कंपेयर कराओ अगले क्वेश्चन में। आप बताओ Li प्लस, अगर मैं गैस फेस में देखूं तो Li प्लस छोटा है, CS प्लस बड़ा है, तो जो छोटा है उसको वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा घेरेंगे, इसका मतलब हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो भाग नहीं पाएगा। मैंने आपको बताया था, एक छोटा आदमी एक मोटा आदमी है, मान लो छोटा आदमी है, एक चौराहे पे पिटाई हो रही है उसकी, ठीक है, बहुत सारे लोग उसको मार रहे हैं, तो भाग थोड़ी पाएगा। मतलब अगर मोबिलिटी की बात करें तो जिसका हाइड्रेशन ज्यादा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम। तो टॉप टू बॉटम मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ रहे हो बात को, फिर से सुन लो।
Li प्लस छोटा था लेकिन पानी में गया तो अब वो बड़ा हो गया, Li प्लस गैस फेज में छोटा था, पानी में वो बड़ा हो गया, क्यों? वाटर के मॉलिक्यूल ने ज्यादा घेर लिया, तो अब वो भाग नहीं पाएगा, मोटा हो गया। ठीक है, तो मोबिलिटी कंपेयर करानी है, कौन तेज भागेगा? CS पॉजिटिव तेज भागेगा। मान लो इसी क्वेश्चन पूछते, बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कौन तेज भाग रहा? भाई जो तेज भागेगा उसकी वजह से कंडक्टिविटी आएगी, आयन के फ्लो की वजह से तो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो अब ये बताओ CS पॉजिटिव और Li पॉजिटिव में कौन तेज भागेगा? कौन तेज भागेगा? CS पॉजिटिव, तो इसलिए कंडक्टेंस भी इसकी ज्यादा होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके सामने, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अपन अल्कलाइन अर्थ मेटल पे चलेंगे, फिर एस ब्लॉक जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो फिर अपन कंबाइन क्वेश्चन भी दोनों पे करेंगे, नोट कर लो।